आई कितना खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ मैंने बताया, आपने काउंट नहीं किया। आप काउंट नहीं किए तो चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास सब कुछ है, रेंट एग्रीमेंट भी है और आप खुद से ही अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लीरा में सारा काम हो जाएगा। अगर आप तुर्की आ रहे हो या फिर आना चाहते हो और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे TRC या फिर TRP आप लेना चाहते हो, टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट, मतलब एक ही होता है TRC या फिर TRP, और दूसरा मतलब ये होता है टूरिस्टिक रेसिडेंस कार्ड, जिसका होता है TRC। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। ये एक लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम में आप कह सकते हो, 1 साल के लिए आपको ये कार्ड दिया जाता है एज अ टूरिस्ट। आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट 1 साल के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो, लीगली आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते इस कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो TRC अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप आ रहे हो तुर्की तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और जाके पहले अभी सब्सक्राइब कर लें। मैंने ऑलरेडी अपना TRC अप्लाई किया हुआ है। मुझे 1 वीक में मेरा जो अपॉइंटमेंट थी मेरी 1 वीक में आ गई थी। वो अपॉइंटमेंट मैंने अटेंड कर ली, मैंने अपना टैक्स पे कर दिया। मैंने कहाँ से पे किया, कितना मुझे खर्चा आया, कौन सा एजेंट था, खर्चा तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप खुद से अप्लाई करो तो कितना खर्चा आएगा, एजेंट के थ्रू कर दो तो कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो में आपको मैं आखिर में खर्चा बता दूंगा या फिर साथ में बताते जाता हूँ। ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तो आप जाके इस लिंक में आप जाके देख सकते हो मैंने कैसे अप्लाई किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका जो पासपोर्ट है वो 15 महीना, मिनिमम 15 महीने की वैलिडिटी वाला होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो 15 महीने की वैलिडिटी वाला होना चाहिए, अगर आपको 1 साल की TRC आपको तुर्की में लेनी है तो। ठीक है, अगर आपके पास 1 साल का वैलिडिटी वाला होगा तो आपको 1 साल के वैलिडिटी का नहीं मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 या 3 महीने यहाँ पे लगते हैं, 2 से 3 महीने प्रोसेस में लगते हैं। तो आप इस हिसाब से अरेंज करके ही अपने पासपोर्ट 15 महीने की वैलिडिटी वाला होना चाहिए, या फिर आपको फिर 6 महीने का 3 महीने का मिलेगा, वो कोई मतलब का नहीं होगा। ठीक है, कार्ड आने में 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, पासपोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि 15 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक सिम कार्ड बाय करना है। सिम कार्ड बाय करना है, ये कंपलसरी है, आप बाय भी करोगे। ठीक है, सिम कार्ड बाय इसीलिए करना है, ये इस वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि आपको सिम कार्ड बाय करने के बाद आपको एक हैश कोड जनरेट करना होता है। HAS हैश कोड या फिर HES हैश कोड, HAS होता है, हैश कोड आपको जनरेट करना होता है। यहाँ पे आपको बता दूंगा वो किस तरह से होता है। यहाँ पे आप लिंक में मैसेज में देख सकते हो। सिंपल से आपके मोबाइल से आपको एक मैसेज भेजना होता है, आपका सरनेम, पासपोर्ट नंबर और किस कंट्री से आया हो, नेशनलिटी, वो आपको एक मैसेज करना होता है आपको। उसके बाद आपको एक लिंक मिलती है, वो लिंक आप ऑलरेडी उसको आप डाउनलोड करके रख लें। ये हैश कोड होता है। हैश कोड बहुत ही ज़रूरी है तुर्की में। आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में आप जाते हो, कोई भी बस, ट्रेन, प्लेन में जाते हो तो सबसे पहले आपसे वो हैश कोड मांगेंगे, उसके बाद आपका पासपोर्ट मांगेंगे, टिकट, उसके बाद आपको फिर वो टिकट वगैरह देंगे। किसी होटल में आपको चेक इन करना है तो भी आपको हैश कोड की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको इमिग्रेशन ऑफिस में भी अंदर जाना है, आपकी एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन डेट आएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने जाने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको वो हैश कोड होगा तो ही आपको अंदर जाने देगा, नहीं होगा तो आपको फिर वहाँ से प्रॉब्लम होगी, आपको वहाँ पे खड़े खड़े ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप पहले से ही अपना हैश कोड जनरेट कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का काम है, एक मैसेज करना है, ये आप देख ले कैसे करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, सिम कार्ड ले लिया, हैश कोड ले लिया, उसके बाद आपको ऑनलाइन ई इकामत की जो वेबसाइट है, इनकी जो वेबसाइट आप जो देख रहे हो, इस पर आपको जाना है। इस पर आप जाके एक बार देख ले कैसा एक फॉर्म होता है, वो डाउनलोड करके आप रख ले, किस तरह से फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, उससे पहले आपको एक इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, इंश्योरेंस, ये मेरा इंश्योरेंस है अंकारा सिगोत्रा। ठीक है, अंकारा सिगोत्रा है, देख लो। अब आप लेना चाहते हो अंकारा सिगोत्रा तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब अंकारा सिगोत्रा का मेरा
इंश्योरेंस है जो मुझे मिला है 160 लीरा। अब ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। मेरी एज 28 से 30 के बीच में है, तो मुझे ये 160 लीरा का पड़ा। हो सकता है आपकी कम हो, आपकी ज़्यादा हो सकता है आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे छोटे भाई हो, तो आपको कम ज़्यादा प्राइस लग सकती है। इंश्योरेंस आपने ले लिया, अब आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट। कहाँ से लोगे रेंट एग्रीमेंट? दो ऑप्शन है, टेबल से मतलब सीधा रास्ता, ये रास्ता, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट आप कहाँ से लोगे? अगर आप किसी शहर में जा रहे हो, छोटे शहर में जा रहे हो या फिर बड़े शहर में, आपको जहाँ भी रहना हो, अगर आप 1 साल के लिए उसी घर में रहने वाले हो जो आपने रेंट पे आपने घर लिया हुआ है, उसी घर में 1 साल के लिए रहने वाले हो, तो वो मकान मालिक शायद आपको रेंट एग्रीमेंट दे दे। अगर आप नहीं रहने वाले हो तो आपको फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो अपना रेंट एग्रीमेंट मुझे मेरे दोस्त ने दिया, अपना एड्रेस इज़मीर में, ठीक है। तो उसने मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिए, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया, रेंट एग्रीमेंट मुझे बना के दे दिया। पर जाहिर सी बात है, अब उसने गवर्नमेंट को वो शो कर रहा है कि भाई 1 साल के लिए उसने अपना घर मुझे रेंट पे दिया हुआ है, मैं उसको किराया दे रहा हूँ, ऐसा वो गवर्नमेंट को शो करेगा। तो उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स पे करना पड़ेगा ना 1 साल का उसे, वो 300 लीरा है। तो वो 300 लीरा मैंने दिए है। उसने और मुझसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। आपको 2 नंबर के रास्ते से भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे के आपको रेंट एग्रीमेंट मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हो, किस एजेंट से ले रहे हो, किस बंदे से ले रहे हो। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। बहुत ही बड़े सिटी में जा रहे हो आप, ठीक है, इस्तांबुल में आप जा रहे हो, अच्छी बात है। अब आप वहाँ जाके किससे मिल रहे हो, ट्रस्टेबल पर्सन है नहीं है? मुझे नहीं पता कि भाई ये प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। वहाँ पे मैंने सुना है कि ऐसा होता है, एक ही एड्रेस वो कई लोगों को बेचते हैं। अब एक एड्रेस है भाई 2+1 का जो घर है, वही एड्रेस आपने 10 लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। पता आपको करना है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल है कि वो एक एड्रेस उन्होंने कितने लोगों को दिया होगा, मतलब एक एड्रेस कितने लोगों को सेल किया होगा। तो हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाए, आपका TRC कैंसिल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो बेहतर ये होगा कि भाई थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देके किसी अच्छे इंसान से अपना रेंट एग्रीमेंट ले ले, ठीक है। या फिर आप रहना चाहते हो, उसी घर में रहना चाहते हो, तो बेटर है आपने उसी घर में आप खुद रह रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपना रेंट देना है, वो आपको रेंट एग्रीमेंट दे देगा, दैट्स इट, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट लेने के बाद आपको जाना है नोटर में। नोटर मतलब नोटरी करवाने के लिए। जो गोसीदासी है वहाँ पे आजू बाजू में शायद उनकी दुकान ऑफिस वगैरह होगी नोटर की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा नोटर। तो नोटर होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे नाम होते हैं, मतलब 1 दुकान 2 3 4 ऑफिस ऐसे होता है। आप कहीं पे भी चले जाए नोटर में अपना रेंट एग्रीमेंट लेके, साथ में मकान मालिक भी आएगा और अपना वो ID बताएगा आपको, इस तरह से ये सिक्का मार के दे देगा, ठीक है। अब मैंने फ्रेंड से लिया था और मेरे एजेंट से मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे मेरा वो जो फ्रेंड था जिसने रेंट एग्रीमेंट दिया मुझे, वो खुद नहीं आया था, अपने एजेंट से उसने बात कर ली थी। मैं और मेरा एजेंट गए वहाँ पे, उसने दिया 2 सेकंड में उसने बना के मुझे स्टैम्प बना के दे दिया, रेंट एग्रीमेंट स्टैम्प करके दे दिया। और ये 160 लीरा नोटर की जो फीस है 160 लीरा लगे है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि इससे ज़्यादा लगती है, इससे कम लगती है, आई डोंट नो, फिर आप सोच सकते हो कि वो क्या करता है या क्या नहीं करता। इस तरह से उसने बिल, और ये पैसे मैंने पे नहीं किए, मैंने ऑलरेडी अपने एजेंट को मैंने पे कर दिए थे। उसकी जो भी फीस थी इस कंसल्टेंसी, मैंने उसको पे कर दिए थे, तो उसने ही पे किए, पर उसने ये बिल मुझे दे दिया था, ठीक है। अभी आते हैं अपने इस पे, आपने ऑनलाइन फिलअप कर दिया सारा कुछ, आपको एक फाइल बना ली।
आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको एक डेट मिलेगी ऑनलाइन, आपने वो डेट ले ली। मुझे 1 वीक में मिली थी। मैंने इज़मिर से, मेरे एजेंट ने अप्लाई किया था, उसी ने सब कुछ किया, तो मुझे 1 वीक में मुझे मिल गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मंडे के दिन, वो मैंने मंडे को ही दिया था, मैंने मंडे को सारा कुछ उसको जमा करवाया, उसने मेरा इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जमा किया, और नेक्स्ट मंडे मतलब 25 जनवरी को उसने मुझे, ऑनलाइन होता है वो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं तेरे को 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, इज इट नॉट पॉसिबल। वो ऑनलाइन पूरा जनरेट होता है। एप्लीकेशन डेट ये डिपेंड करती है कि आप किस सिटी से अपना TIC अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्तांबुल से कर रहे हो तो मे भी पॉसिबल कि आपको 1 महीने या 2 महीने के बाद की आपको अपॉइंटमेंट डेट मिले। मैंने इज़मिर से अप्लाई किया था तो मुझे 1 वीक में मिल गई थी। और इज़मिर से मैं जिस हॉस्टल में था, हॉस्टल की लिंक ऊपर है, देख लेना वीडियो। तो हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में था वहाँ पे 2-3 अमेरिकन ये थे, अमेरिकन थे, ठीक है। वो 3 से 4 महीने से वहाँ पे थे, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट डेट थी 1 महीने 2 महीने बाद की आती थी, सेम सिटी में। तो ये डिपेंड करता है नेशनलिटी पे और सिटी बाय सिटी पे, है ना, ये डिपेंड करता है। तो मुझे 1 वीक में मुझे मिल गया था। 25 जनवरी को मैं गया गोच इदारे में, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस को गोच इदारसी बोलते हैं, ध्यान रखना। इमिग्रेशन ऑफिस को गोच इदारसी बोलते हैं। मैं गया गोच इदारसी में, मेरी फ़ाइल पूरी रेडी थी, आपने भी अपनी फ़ाइल पूरी रेडी कर ली है। तो ये फ़ाइल लेके आपको वहाँ पे जाना है। ये वीडियो देख लो, मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देख लो आप। गोच इदारसी के इनसाइड में कैसे क्या करना है, हैश कोड मांगेगा, फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं अंदर गया, मैंने अपनी पूरी फाइल उन्हें जमा की। आपको भी इसी तरह से पूरा उन्हें देना है। वो आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया, आप अप्लाई क्यों कर रहे हो? तो मुझे ऑलरेडी मेरे एजेंट ने बता दिया था कि भाई आपको ये क्वेश्चन होंगे, आप इस तरह से थोड़ा सा बोल देना। आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आप अप्लाई क्यों कर रहे हो? मैंने बोला कि भाई मुझे ये इज़मिर पसंद है, इज़मिर सिटी पसंद है, मेरे यहाँ पे फ्रेंड है, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे कि कोविड की सिचुएशन है, आप कैसे अप्लाई कर दो? मैंने बोला तुर्की इज़ सेफ, तुर्की इज़ सेफ। और उन्हें इंग्लिश नहीं आती भाई, तो वो किसी को, उसने मुझे एक पर्सन को बुलाया, उसे इंग्लिश आती थी, उसने मुझसे बात की। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं अप्लाई करता हूँ। तो उसने मुझे पूछा क्या इनकम सोर्सेज क्या है आपकी? तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं बिजनेस में, मेरा खुद का बिजनेस है। कहाँ पे? मैंने बोला भाई इंडिया में है। किस चीज़ का बिजनेस? मैंने बोला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। पर वो समझ नहीं पाया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये चीज़ मैं बनाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा इनकम सोर्स है, मैं वहाँ से, मेरा इनकम सोर्स वहाँ से। मैंने बोला इफ़ यू वांट टू सी माय विजिटिंग कार्ड और आई हैव माय बैंक स्टेटमेंट, इफ़ यू वांट टू सी, यू वांट टू सी। मैंने बोला उनको, तो उसने बोला नो नो इट्स ओके। पर पहले तो वो देखते ही है कि भाई कोविड की सिचुएशन में आप कैसे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल जवाब होते हैं, ये आपको हैंडल करने आना चाहिए। और दूसरी बात मुझे एजेंट ने ये बोली थी, ये चीज़ मैंने भी उसको बोली, कि मैंने उसको बोला कि भाई मे बी पॉसिबल इफ़ आई लाइक द इज़मिर और इफ़ आई लाइक द तुर्की, मे बी पॉसिबल आई विल इन्वेस्ट मनी हियर एंड आई विल बाय द प्रॉपर्टी एंड वी विल बी मूव हियर विथ माई फैमिली। तो उसने बोला ठीक है ओके। तो इस थोड़ा सा आपको यहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये कुछ होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम रिलैक्स रहना है वहाँ पे। और इसी पे डिपेंड करता है कि आपको वो अंडर प्रोसेस में लेते हैं या फिर वहीं से नो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको वो एक पेपर देंगे। ये पेपर होता है इस तरह से, ये पेपर होता है। अब ये पेपर में होता है टैक्स नंबर, सॉरी टैक्स पे करने का होता है। अब ये पेपर लेके आपको जाना पड़ेगा इस ऑफिस में। वीडियो आएगी अभी, यहाँ पे देख लेना, या फिर पहली वाली वीडियो में मेरी देख लेना, उसमें मैंने दिखाया हुआ वो ऑफिस जो होती है टैक्स ऑफिस, मतलब वर्गी इदारसी।
अब वर्गीय इदारे में आप जाओगे तो आपको पहले तो टैक्स नंबर चाहिए। टैक्स नंबर आप कैसे अप्लाई करोगे? टैक्स वहाँ पे ऑफिस में जाओगे, लाइन में खड़े रहोगे, 2-3 घंटे का प्रोसेस है। मे भी 2-3 घंटे का प्रोसेस हो सकता है, कोविड की सिचुएशन है, सरकारी दफ्तर है, तो पॉसिबल है कि भाई टाइम लग जाए आपको। यहाँ जाओ 2-3 विंडो चेंज करके आपको वो टैक्स नंबर दे देंगे। पर मैंने मेरे एजेंट से करवा ली थी और वो एजेंट 50 लीरा लेता है। आप ऑफिस में जाओगे, फ्री है, आपके पास टाइम है, टाइम पास करना है, आप जाओ ऑफिस में, अपना पासपोर्ट बताओ, उनको बताओ कि भाई मुझे ये टैक्स पे करना है, तो आपकी वो हेल्प करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपना आराम से टाइम पास कर सकते हो। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो थोड़ा से पैसे दो, ये लो भाई 50 लीरा, और मुझे टैक्स इशू करके दो। ये उसने मुझे टैक्स नंबर मुझे ऑनलाइन ही इशू करके दे दी। आप खुद भी कर सकते हो फ्री में, अगर आप जानते हो कि भाई किस तरह से तुर्किश वगैरह लिखनी है। इंग्लिश में भी होता है, पर कुछ प्रॉब्लम हो गए तो फिर वापस से प्रॉब्लम वाला काम काज है, ठीक है। और आप जाओगे गोच इदारे से तुर्की गोच इदारे से, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस से, गोच इदारे से आप टैक्स ऑफिस जाओगे, चल के जाओगे, वॉक करके जाओगे या टैक्सी में जाओगे, तो ये खर्चा लग सकता है, ठीक है। तो बेटर ये है कि किसी को दे दो या फिर किसी को आता हो तो उससे करवा लो, है ना। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने ये पेपर लिया टैक्स नंबर, और ये पेपर 2 ही पेपर बचे थे मेरे पास, बाकी सब उनके पास थे, ठीक है। ये 2 पेपर थे, एक पेपर उन्होंने दिया था कि जाओ ये टैक्स पे करके आओ। ये टैक्स पे करने की कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है $85 है, $85, और यहाँ पे लिखा हुआ है 125 लीरा। अब लिखा तो इन्होंने डॉलर है, पर डॉलर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहाँ पे टैक्स ऑफिस में, वर्गीय इदारे में वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लीरा ही लेके जाना पड़ेगा। तो भाई वहाँ पे मैं गया और उन्होंने मुझे ये पेपर मैंने दिया और उन्होंने मुझे ये रिसीट बना के दी। 125 लीरा की एक रसीद, 125 लीरा ये आपके कार्ड के होते, जो रेड कार्ड आएगा ना, ये उसके होते। 125 लीरा, 125 लीरा ये उसके होते, जो 2020 में इसकी जो फीस थी 110 थी, 110 लीरा थी, जो बढ़ के इस साल 2025 हो चुकी है, ठीक है। और उसने मुझे ये दूसरी दी, जो $85 होते थे, उसने मुझे 630 लीरा उसने मुझसे लिए, और 125, इस तरह से उसने मुझसे 755 लीरा लिए और मुझे ये स्लिप दी, ठीक है। अब ये स्लिप और ये पेपर मेरे हाथ में, ये लेके मैं वापस गया गोच इदारे में। इस बार जो मैं गया गोच इदारे में, तो मुझे टोकन तो दे दिया, वीडियो है आप देख लो, टोकन मुझे दिया, बैठा 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं वापस अंदर गया, मैंने उसको ये दिया कि भाई मैं अपना टैक्स पे करके आ गया हूँ। फिर उसने मुझे ये पेपर दिया, उसने मुझे फिर ये पेपर दिया जिस पे आपका फ़ोटो होता है, ध्यान रखना, जिस पे आपका फ़ोटो होता है, उसने मुझे ये पेपर दिया। अब ये पेपर जो होता है ना, ये हो गया आपका टेम्पररी रेसिडेंस परमिट, कार्ड नहीं है, ये एक टेम्पररी है। जब तक आपको कार्ड नहीं मिलता तब तक आपको, अगर पुलिस या कोई भी, अगर यहाँ पे जनरली कोई भी पुलिस वाले चेक कर लेते हैं किसी को भी अपना कार्ड बताओ, तो ये पुलिस वगैरह कोई भी पकड़ता है। अपना वीज़ा अगर आपका एक्सपायर हो जाता है, 15 दिन का, 1 महीने का एक्सपायर हो जाता है, तब आप ये शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये इकामत मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं एप्लीकेंट हूँ, ये मेरे पास है, ये लीगली है, आप यहाँ पे लीगली तुर्की में रह सकते हो। तो ये है प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस ये है। अब मैंने उनको पूछा कि भाई कितने टाइम में आएगा, उसने बोला भाई 3 मंथ में जो कार्ड है वो मेरे एड्रेस पे आएगा। एड्रेस पे कैसे आएगा, तो वो आएगा पीटीटी से, मतलब पेटेटे, पोस्ट ऑफिस से आएगा। अब पोस्ट ऑफिस से आएगा तो कैसे आएगा भाई, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है तो आएगा, या फिर आपने ईमेल एड्रेस दिया है तो आपको वो इन्फॉर्म करेंगे।
तो बहुत ही ज़रूरी है ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर आप दे दें उनको। फ़ोन नंबर तो आप देते ही हो, तो फ़ोन नंबर दे दें। तो फ़ोन पे आपको मैसेज आएगा, मैसेज आ गया, आप जाओ अपने पीटीटी नज़दीक के जो एरिया का पीटीटी है, किसी भी सिटी में आपने जहाँ से अप्लाई किया है वहाँ पे पीटीटी में जाओ, अपना मैसेज शो करो, अपना कार्ड ले लो। ये 3 महीने में आएगा, ठीक है। देखते हैं मेरा कब आता है, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई मुझे इतने टाइम में आया। मैंने आपको बता दिया कि इसमें से मैंने अप्लाई किया था, इस बंदे से अप्लाई किया था, तो मुझे एक वीक में मुझे एप्लीकेशन डेट मुझे मिल गई थी, मैंने सबमिट करवाया। इसमें से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दूसरी सिटीज़ में, ठीक है। अब जब भी मुझे मैसेज आएगा तो मैं अपना इजमेर वापस चला जाऊँगा अपना कार्ड लेने के लिए। तब तक तो मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भाई आप अप्लाई करने के बाद कोई घूम नहीं सकता, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल, मैं घूम सकता हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, रोज़ वीडियो आ रही है मेरी, किस किस सिटी में गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कितने दिन रहा हूँ, सब आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात आई कितना खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ, मैंने बताया, आपने काउंट नहीं किया, आप काउंट नहीं किए, तो चलो मैं बता देता हूँ। टोटल खर्चा जो होता है ना, मैं अपना बता देता हूँ, आप अपना देख लेना, मैं आपको अपना बता देता हूँ। 750 लीरा, 750 लीरा मैंने अपने एजेंट को दिए थे। 750 लीरा मैंने उसे एजेंट को दिए थे। उसने इसमें मुझे 4 फोटोग्राफ भी चाहिए होते ना, तो 4 फोटो भी उसने दिए। 4 फोटो आ गया, इंश्योरेंस आ गया, नोटर आ गया, नोटरी किया, और उसकी सर्विस चार्जेस भी आ गए 750 लीरा में, ठीक है। और गवर्नमेंट को मैंने कितने दिए, 755 लीरा, ठीक है। वो डॉलर का भाव कम ज़्यादा होते रहता है, तो आप चेक कर लेना। तो 755 लीरा मैंने गवर्नमेंट को दिए, और ये सारा खर्चा हो गया। 160 उसका हो गया, नोटर का 160 इंश्योरेंस हो गया, तो अप्रोक्स मेरे हो गए 1500 लीरा। 1500 लीरा मेरा ये खर्चा हुआ। और 300 लीरा जो मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट लिया था, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा मेरे दोस्त को, तो वो 300 लीरा मैंने उसे दिए, तो 1800 लीरा मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो भी अरेंज हो सकता है, पर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है। तो अराउंड मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं, तो ये जो कॉस्ट है फिर थोड़ी सी बढ़ के आपकी हो जाएगी 2500 लीरा तक, आपका सब कुछ हो जाएगा। 2500 लीरा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास सब कुछ है, रेंट एग्रीमेंट भी है, और आप खुद से ही अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लीरा में सारा काम हो जाएगा। 1200 लीरा में अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट है, सब कुछ है, सब कुछ आता है आपको, तो आपका जो खर्चा होगा 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लीरा में आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी प्रोसेस। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखा करें।